हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि EOQ का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट EOQ, फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है वो देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको EOQ का मतलब नहीं समझ में आता है। तो EOQ होता क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द EOQ। मीनिंग ऑफ EOQ क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, EOQ इज ए आइडियल क्वांटिटी ऑफ यूनिट। अभी ये सब इंग्लिश डेफिनेशन है, अब मतलब क्या है एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आपको ये इंग्लिश में जो लिखा है वो भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग महीने का जो घर का राशन का रिक्वायरमेंट है वो आप फिल करवाते हो, राइट? शायद डीमार्ट से कराते हो या लोकल रेशन शॉप से कराते हो, जैसे भी कराते हो। समझो आपके घर में मंथली बेसिस पे 10 kg राइस लगता है, ठीक है? 10 kg क्या लगता है? राइस लगता है। पूरे महीने में आप कितना राइस खाते हो? 10 kg खाते हो। अब ये 10 kg राइस है, इसको रखने के लिए आपके घर में एक डब्बा है, ठीक है? एक डब्बा है जिसके अंदर आप 10 kg राइस रखते हो, ठीक है? आपने हर महीने 10 किलो राइस खरीदना है और इसमें आप फिल करते हो और यूज़ करते हो, बराबर है? तो आपका पहले जो खर्चा हुआ था डब्बे पे वो तो हो गया एक बार, मतलब एक बार खर्चा किया, अब आप उसको यूज़ कर रहे हो, राइट? और 10 kg राइस का समझो खर्चा आता है 10 kg इंटू, चलो 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो 50 के हिसाब से कितना हो गया? 500 रुपये आपका रोज़ का हर महीने का खर्चा है टू यूज़ द राइस फॉर योर होम रिक्वायरमेंट के लिए। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये 10 किलो की जगह आप क्या काम करो, 20 kg खरीदो। अब आप 20 kg खरीदोगे तो आपको एक डब्बा भी खरीदना पड़ेगा। अब डब्बा खरीदा है तो अब डब्बे को रखने की जगह भी होनी चाहिए। अगर जगह नहीं है तो आपको जगह अरेंज करनी पड़ेगी। तो कहना है इसे कि आप पहले जो 10 kg आप यूज़ करते थे तो उसके लिए आपको जगह की भी प्रॉब्लम नहीं थी, आपको डब्बे की भी प्रॉब्लम नहीं थी, रखने की भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया, आपको डब्बे की भी ज़रूरत पड़ने लगी, जगह की भी ज़रूरत पड़ने लगी और पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि 10 kg खरीदते तो 500 रुपये में काम होता था, अब 20 kg खरीदेंगे तो 1000 रुपये का होगा। तो कहना है से इन कंपनीज ऑल्सो कि अगर आपने लिमिटेड क्वांटिटी में अपना, मतलब जो भी चीज़ में आप डील कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे फर्नीचर है तो उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ऑर्डर दिया, तो आपका जो उसका होल्ड करने का जो खर्चा है वो कम से कम होगा। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खरीद के रख लिया, जैसे फर्नीचर ज़्यादा खरीद के रख लिया, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो EOQ क्या बोलता है कि आप कितना ऑर्डर देंगे, कितनी क्वांटिटी को आप अपने बिजनेस में रखेंगे जिससे उसको होल्ड करने का जो खर्चा है वो कम से कम हो। अभी 10 किलो का याद रखना, 10 किलो के लिए आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, 500 रुपया 10 किलो का, और डब्बा ऑलरेडी है और स्पेस भी है। लेकिन जैसे ही 10 kg का आपने 20 kg किया तो आपको डब्बा भी खरीदना पड़ेगा, आपको जगह भी अरेंज करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि 10 kg के बजाय आप 20 kg खरीद रहे हो, तो खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो EOQ ये बोलता है कि ऐसी कितनी क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर करें बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से हमारा जो होल्डिंग कॉस्ट है, हमारा जो स्टोरेज कॉस्ट है, हमारा जो ऑर्डर कॉस्ट है वो कम से कम हो। तो EOQ क्या होता है? EOQ बताता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर दें कि हमारे ये सब कॉस्ट है ना मिनिमम हो जाए। होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने के लिए डब्बा, होल्ड करने के लिए जगह, स्टोरेज कॉस्ट, और ऑर्डर करेंगे, क्योंकि पहले एक बार ऑर्डर देते थे 10 किलो आ जाता था, अब 20 किलो है तो 2 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डर का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा कितना ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर दें कि जिससे हमारा होल्डिंग और स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपको 10 किलो देना है हमारे केस में, तो हमारा ये जो होल्डिंग कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, ये ऑर्डर कॉस्ट है, मिनिमम रहेगा। जैसे ही 10 किलो का 20 किलो किया, हमारा होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, उसको स्टोर करने का खर्चा भी बढ़ेगा और उसको ऑर्डर देने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में दिया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द आइडल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। एक आइडल है कि इतना ही दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं, अगर देंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। शुड परचेज टू मीट द डिमांड, डिमांड को मीट करने के लिए आप ऑर्डर देते हो
जब जो मिनिमाइज करता है आपका इन्वेंट्री कॉस्ट, जैसे उसको होल्ड करने का, स्टोर करने का और ऑर्डर करने का। समझ में आया? एकदम सिंपल है, EOQ है, राइट। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? EOQ इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाय C। अब AO और C क्या होता है? तो A का मतलब होता है एनुअल यूनिट, पूरे साल भर का, क्योंकि हम लोग ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, तो पूरे साल भर में आपका कितना रिक्वायरमेंट है यूनिट्स का, वो बताओ। ओ मतलब वो से पता चल रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पर यूनिट नहीं है, पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में, एक ऑर्डर देने में कितना खर्चा जाता है। और फिर है CC मतलब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब उसका होल्डिंग, स्टोरेज, ये सब आ जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर ऑर्डर नहीं, पर यूनिट, क्योंकि हमारे पास पूरे साल भर की यूनिट है, तो एक यूनिट को कैरी करने के लिए कितना खर्चा होता है वो निकालो। और ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ ऑन एवरेज स्टॉक, हाफ लेने का। अब बोलेंगे सर क्यों? पर यूनिट निकालने के लिए हाफ क्यों? तो आपको पता है जो अपने पास माल होता है, जो स्टॉक होता है, वो दो होता है, एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। तो आप बोलेंगे सर कैरिंग कर रहे हैं तो ओपनिंग भी अपने पास ही रहता है, क्लोजिंग भी अपने पास ही रहता है, तो क्या करने का? ओपनिंग को लेके कैरिंग कॉस्ट डिसाइड करने का कि क्लोजिंग को लेके? तो दोनों में मतलब प्रॉब्लम होएगा। ओपनिंग लेंगे तो अपने को प्रॉब्लम आ जाएगा, क्लोजिंग लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो क्या करने का? दोनों का एवरेज ले लो। इसीलिए हम लोग कैरिंग कॉस्ट को एवरेज बेसिस पे लेते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी अपने पास होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी अपने पास होता है। तो ओपनिंग पे लेंगे तो पूरे साल भर जो ट्रांजैक्शन हुई उसका इफेक्ट नहीं दे पाएंगे, और क्लोजिंग को लिया तो ओपनिंग का जो इफेक्ट है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 लेने का, हाफ लेने का। समझ में आया? ये तीनों को आप रखो, एग्जाम में भी ये तीन चीज़ निकालनी रहती है, फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कि कैसे ये फॉर्मूला बना। ठीक है, तो इधर देखो, तो एट EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग Q बोलते हैं, Q बोल सकते हैं कि कितनी यूनिट हम लोग ऑर्डर दें, Q, जिसकी वजह से हमारा ऑर्डर कॉस्ट जो होगा वो कैरिंग कॉस्ट से इक्वल में हो जाएगा। तो EOQ पे क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर करने का खर्चा है ना और जो कैरी करने का खर्चा है ना वो इक्वल हो जाता है। ये डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताता तो आपको समझ में आता कि आप जितना, अभी देखो ना, इसका लॉजिक क्या है कि ऑर्डर करने का खर्चा अलग होता है, कैरी करने का खर्चा अलग होता है। तो ऐसा क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट से इक्वल हो जाता है। तो EOQ पे क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को इक्वल हो जाता है। क्यों? जैसे एग्जांपल बताता हूँ, देखो, ऑर्डर कॉस्ट किया, पहले आपने 10 kg राइस बोला था, तो 10 kg राइस का ऑर्डर देने के लिए हमारा 10 रुपये यूज़ होता है, बराबर है। 20 किलो देंगे तो 20 रुपया यूज़ होगा, क्योंकि 10 किलो का 10 रुपया है, तो 2 ऑर्डर देना पड़ेगा तो 20 होएगा, तो ये बढ़ते जाएगा, बराबर है। 30 किलो रहेगा तो 3 बार दे तो 30 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 40, तो 40 रुपया हो जाएगा। ऐसे बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? बराबर है। अब जैसे ये माल बढ़ते जाएगा, यहाँ पे ये बढ़ गया है देखो, तो इसका कैरी करने का कॉस्ट भी तो बढ़ते जाएगा ना, बराबर है कि नहीं? तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, 20, 30, 40 हुआ, वैसे वैसे इसका जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको कट करते जाए, 40 की जगह 30 ले तो देखो कम हो गया, 30 को हटा दिया तो 20 लिया, देखो 20 हो गया, और 10 को लिया तो 10 हो गया, तो फिर कैरिंग कॉस्ट भी माइनस होते जाएगा ना। तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जिस पे ऑर्डर कॉस्ट आपके कैरिंग कॉस्ट को इक्वल हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है EOQ के अंदर ऑर्डर कॉस्ट इक्वल होता है कैरिंग कॉस्ट में। अब ऑर्डर कॉस्ट कैसे होता है? अपने को पूरा एनुअल यूनिट के हिसाब से देखना है, पूरे साल भर की यूनिट से। तो देखो ध्यान से देखना, ऑर्डर कॉस्ट का ये फॉर्मूला है। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया, देखो ध्यान से, और कैरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है। अब देखो ऑर्डर कॉस्ट, तो तू पूरा एनुअल डिमांड लो, पूरे साल भर में कितना डिमांड है वो ले लिया, उसको A से डिनोट कर दिया, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। समझो आपका एनुअल डिमांड है 100 और एक ऑर्डर में आप देते हो 20 यूनिट्स, 20 यूनिट का ऑर्डर देते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 5 ऑर्डर निकल के आएंगे, और फिर एक ऑर्डर का कॉस्ट पर ऑर्डर लेने का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो फिर से बताता हूँ, 100 यूनिट पूरे साल भर में यूनिट लगता है, और एक ऑर्डर देने में आप सिर्फ 20 यूनिट का ही ऑर्डर देते। क्यों? क्योंकि 20 से ज़्यादा अगर यूनिट का ऑर्डर देंगे ना तो आपको रखने का, गोडाउन में रखने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 20 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ऑर्डर आ जाएंगे पूरे साल भर में, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब 5 ऑर्डर आ गए तो एक ऑर्डर के कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा, है ना। तो यही तो फॉर्मूला है, देखो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर
इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसको हम लोग ने ए से डिनोट किया, ठीक है, इसको हम लोग ने ए से डिनोट किया है, एनुअल डिमांड को, क्वांटिटी पर ऑर्डर को क्यू से और इसको ओ से। तो ये हो गया, ये इक्वल हो जाएगा किससे, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग मतलब उसको होल्ड करने का खर्चा। तो जितना भी क्वांटिटी पर ऑर्डर में आया था, जो यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया था क्यू, उसका हम लोग हाफ लेंगे, क्योंकि लास्ट अभी मैंने आपको बताया था कैरिंग कॉस्ट जो होता है वो हाफ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है, तो उसके लिए हाफ लेंगे। तो जितनी भी ऑर्डर आपने क्वांटिटी किया उसको हम लोग हाफ करेंगे, और उससे हम लोग को जो भी यूनिट मिलेगा, जो भी प्राइस रहेगा कैरिंग करने का, 10 रुपया 20 रुपया जो भी रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से। अब इसको छोटा करेंगे तो क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाई क्यू इंटू ओ देखो ये रहा, फिर ये क्वांटिटी पर ऑर्डर क्यू है इंटू हाफ इंटू सी। अब इसको और छोटा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये क्यू इधर है, ये क्यू इधर है, यहाँ डिवाइड में ये क्यू इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ओ, ये वाला ऊपर का बच जाएगा, और ये क्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाफ डिवाइड इंटू सी। अब इसको और छोटा करेंगे तो ये देखो ये हाफ है ना, इधर 2, ये 1/2 है डिवाइड में, जैसे यहाँ पे डिवाइड तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये डिवाइड है यहाँ पे, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2AO, क्योंकि ये 2 इधर गया, फिर ये Q2 इंटू सी हो जाएगा। अब C यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अब इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, देखो C यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड, तो देखो डिवाइड, फिर Q स्क्वायर है तो Q क्या आएगा, अगर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये देखो आ गया आंसर। आ रही बात समझ में। तो EOQ के ऐसे निकालते हैं, तो ये एक बार आप गो थ्रू करो, तो इससे क्या होगा, आपका EOQ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बताओ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।